को आई। आज आपको विस्तार पूर्वक उन सही तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूँ जिनके आधार पर डांडिया खेड़ा में सोने की खोज में खनन का कार्य एएसआई द्वारा किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खनन शुरू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग के नकारात्मक रुख के चलते, चंद राजनेताओं के नकारात्मक और गैर जिम्मेदार रुख के चलते इस प्रकरण का सार्थक हल अभी तक नहीं निकल सका। मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक वर्ग ने और प्रिंट मीडिया के कुछ हिस्सों ने इसको शोभन सरकार के सपने का नाम दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं। शोभन सरकार के पास इसकी जानकारी क्षेत्रीय जनता द्वारा दी गई सूचनाओं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और एक अति प्राचीन नक्शे के आधार पर थी, जिसके बाद उन्होंने उन्नाव के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार आला हाकिम, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मुखिया और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा आरबीआई के गवर्नर सहित विभिन्न स्थानों तक मुझे भेजने का निर्देश दिया और साथ ही ये अनुरोध करने का निर्देश दिया कि भारत सरकार इस स्थल की गहन वैज्ञानिक जांच करा दे और यदि तथ्य सत्य पाया जाता है तब शोभन सरकार जी का यह ऑफर जरूर था कि ये रक्षित धन है, इसको विज्ञान केवल खोज सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता। यदि सत्य पाया जाता है तो फिर शासन प्रशासन हमसे संपर्क कर ले, हम स्वयं नौकर पर चढ़कर इस धन को निकलवा कर सरकार के हवाले कर देंगे। इस पेशकश की मंशा के पीछे शोभन आश्रम, शोभन सरकार, मेरा अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई निहित हित स्वार्थ नहीं था, बल्कि एक सीधी सपाट शर्त थी कि जो धन निकले वो सीधे के सीधे आरबीआई के खातों में इस देश की मुद्रा कोष में जमा हो, जिससे हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन, जब मैंने ऐसा सूचना दी थी, जहाँ तक मुझको ध्यान है, तो मुद्रा 68 या 69 रुपये के आसपास जा रही थी भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन रोका जा सके और रुपये में कुछ मजबूती आए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए अवस्थापनाएं सुविधा विकसित। जिलाधिकारी ने तत्क्षण इस प्रकरण को स्टेट गवर्नमेंट को संदर्भित किया। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हुआ मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने लगातार लिखा तो वहाँ से तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत के यहाँ से हमारे पास मैसेज आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चरणदास महंत जी हमारे आश्रम में आए, उन्होंने पूरी जानकारी दी। पूरी जानकारी लेकर जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसकी जानकारी दी और जीएसआई को इसकी जांच कराने का निर्देश भारत सरकार के स्तर से दिया। जीएसआई ने भारत सरकार के निर्देश पर
स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण 2 दिनों तक किया और उसके बाद जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सीधे सौंपी, जिसमें जो बाद में हमको उपलब्ध हुई और उसमें ये स्पष्ट अंकित है कि इस स्थल पर भूगर्भ में 20 मीटर की गहराई तक कोई अचुंबकीय धातु का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है और जीएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स में ये क्लियर किया है ये अचुंबकीय भंडार सोना, चांदी अथवा अन्य कोई मिश्र धातु हो सकती है। निश्चित रूप से भारत सरकार के जिम्मेदार लोगों ने जीएसआई की इस रिपोर्ट पर कोई न कोई विचार किया होगा और विचार करने के बाद हमको जानकारी मिली कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो पुरातात्विक महत्व की स्थलों की खुदाई करने के लिए विशेषज्ञ विभाग माना जाता है और अधिकृत विभाग माना जाता है, उसके डायरेक्टर जनरल ने कार्य योजना में शामिल न होने के बावजूद इस जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया और खनन करने का आदेश जारी किया। इसके बाद चूंकि जीएसआई की रिपोर्ट हमको जब मिली 8 या 9 तारीख को, तब हमने जिला अधिकारी से कहा अगर वैज्ञानिक जांच में ये पुष्टि हो चुकी जमीन के नीचे एक धातु का बड़ा भंडार है, इसको खजाने की तरह ट्रीट करके कृपया हमें इस बात के लिए आश्वासन दे दीजिए कि अगर कोई खनन होता है, कुछ निकलता है, तो उसको भारत सरकार को सीधे आरबीआई के मुद्रा कोष में जमा कराना होगा। इस संबंध में वचनबद्धता चाहिए। जिलाधिकारी और एएसआई के लोगों ने कहा ये कानून तब लागू होगा जब वहाँ कुछ निकल आएगा। खैर 18 अक्टूबर से विधिवत खनन का कार्य चालू हुआ। इसके पहले एक दिन प्रतीक रूप में जब एएसआई की कुछ बड़े रेस्टोरेंट देखने आए थे, तब उन्होंने 1 या 2 फावड़े चलाकर 12 अक्टूबर को इस कार्य का शुभारंभ कर दिया था। लेकिन यह फैक्ट है कि उनकी पूरी टीम 17 के बाद यहाँ आई, जिसने यहाँ पर खनन करना शुरू किया। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे खनन की तिथि से पहले चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और कानपुर में एक मीटिंग लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मनोनीत उम्मीदवार पद के प्रत्याशी और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। 18 सितंबर को 6 सेंटीमीटर की खुरचाई करने के बाद इंडिया टीवी में दीपक चौरसिया जी की ओर से सवाल उठाया गया कि कहीं ये खुदाई का मामला मोदी जी की रैली से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण था मोदी जी की रैली 12 को होनी थी, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाई। 18 की डेट हमारी पहले से हो चुकी थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 18 को हमारा खुदाई थी और 18-19 को ही मोदी जी की रैली भी थी। काम दीपक चौरसिया जी के द्वारा प्रश्न उठाने के बाद जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में होता है, एक खोज शुरू हो गई नकारात्मक रूटीन की और 2-2 इंच 4-4 इंच की खुदाई के बाद ये पूछा जाने लगा क्या हासिल हुआ। और अल्टीमेटली मीडिया ने जो इसको पीपली लाइव कहकर प्रचारित किया वो पीपली लाइव का सीन क्रिएट करने का काम अगर देखा जाए तो सिर्फ मीडिया का ही था। आज तक इसके पहले कभी भी या इस मामले में भी हमने मीडिया को वहाँ आमंत्रित नहीं किया। शोभन आश्रम की परंपरा है, कभी भी किसी कार्यक्रम में न मीडिया को बुलाया जाता है, न कार्यक्रम के बाद मीडिया को खबर दी जाती है। लेकिन यदि गलती से कोई मीडिया कर्मी पहुँच जाए, कुछ बारे में पूछना चाहे, तो हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम उसको बताने में संकोच भी नहीं करते। 5 से 20 मीटर की गहराई जहाँ तक मुझको ध्यान है उसमें लिखा गया था। लेकिन यहाँ मेरे पास बयान है डीजी साहब का, उस समय के जो डीजी थे
पुरातत्व विभाग के, उनका एक बयान था और उन्होंने इसको स्वीकार किया है, अखबारों में छपा है कि 7 मीटर की गहराई से लेकर 20 मीटर की गहराई के बीच में इस भूगर्भ में कोई धातु है। ये बात उन्होंने स्वीकार की। और जो खनन हुआ वो 2 ट्रेंच में 6 और पौने 6 मीटर गहराई तक केवल किया गया और उसके बाद एएसआई ने इसको क्लोज कर दिया। मजे की बात यह है कि जब जीएसआई की रिपोर्ट में आ गया कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो उसके बाद एएसआई ने हमको या शोभन सरकार को या हमारे किसी अन्य साथी को खनन स्थल पर जाने का पास जारी नहीं किया। खनन स्थल पर जाने के पास हमारी बेहद मांग के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी की मांग के ऊपर उस गांव के चंद निवासियों को दिया गया, जो खाली सुबह शाम वहां जाकर खनन की कार्रवाई को देखते थे, क्या निकला क्या नहीं निकला। ये 6 और पौने 6 मीटर की ट्रेंच के बाद एएसआई ने अपना बिस्तरा संभाल लिया, बांध लिया, उन्हें इसमें कुछ नहीं मिला। हमने उसी दरमियान एएसआई कार्यप्रणाली देखते हुए ही समझ लिया था और आपकी मीडिया की रिपोर्टों और कुछ राजनेताओं जैसे शरद यादव, शरद पवार, इन जैसों के बयानों को देखते हुए हम समझ गए थे कि हासिल कुछ नहीं होना है। एक झूठे प्रचार में एक अच्छी नीयत के कार्य को असफल करने का पूरा प्रयास। हमने उसी क्षण एक फैसला दिया और हिंदुस्तान की बेस्ट 2 शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं आईआईटी कानपुर और आईएसएम धनबाद के पास रिक्वेस्ट की कि आप आइए, कृपा करके आदमपुर, परेड और चौबेपुर जहाँ के हमने सूचना दी है वहाँ के जांच कीजिए। और जीएसआई ने जो ये जांच की है डोलियाखेड़ा में, इसी काउंटर जांच की। उन्होंने कहा अगर हम प्राइवेट के कहने पर करेंगे तो इतना धन आपको जमा करना होगा। जो धन उन्होंने बताया हमने जमा किया, उसकी रसीदें आज तक हमारे पास सुरक्षित हैं। अगर हैं तो मैं आपके सामने जब भी आप में से कोई दिन चाहें आकर मेरे पास देख लें। आज तक वो धन सुरक्षित, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चूंकि जमीन हमारी नहीं है, जमीन या तो ग्राम पंचायत की है या किसी व्यक्ति विशेष की है, जितने हमने बताया इनमें से। ग्राम पंचायत की जमीनों का तो प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने दिया था जांच कराने का, लेकिन जिला प्रशासन फतेहपुर ने बहुत सख्ती के साथ उसको उस पॉइंट पर रोका जब खाली बैटरी के तार जोड़कर रिपोर्ट, सकारात्मक रिपोर्ट हासिल करने की देर मात्र रह गई थी। तार पूरा बिछाया जा चुका था और जो उनके उपकरण होते हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए कि भाई आदमपुर की वैज्ञानिक जांच करा दी जाए और यदि कुछ होता है खनन कराया जाए। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस मीडिया के पीपली लाइव वाले ड्रामे को चूंकि देख लिया था, बड़ी एक परिहासपूर्ण मुद्रा में हमारा आवेदन ये कहते हुए खारिज किया कि आपको इस बारे में कोई जांच कराने का विधिक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आपका पिटीशन रद्द किया जाता है। डोलियाखेड़ा के प्रकरण में हम लखनऊ हाई कोर्ट गए पहले, वहाँ ये कहा गया कि आपने इसी मामले में एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी किया, लगाया, जिसका आपने कोई विवरण इस पिटीशन में नहीं दिया है। मैं इसके पहले स्पष्ट कर दूं कि डोलियाखेड़ा जनपद उन्नाव में है, उसका अधिकार क्षेत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास है। आदमपुर जनपद फतेहपुर में है, जिसका अधिकार क्षेत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के पास, मुख्य बेंच के पास। दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, इसलिए दोनों ही मामले अलग अलग थे। डोलियाखेड़ा का मामला वैज्ञानिक जांच के आधार पर हो रही खुदाई की तो तार्किक संगत तक पहुंचाने के लिए था, और वहां पर आदमपुर में वैज्ञानिक जांच कराने के लिए था। दोनों ही मामलों को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से
लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच के लोगों ने बिना शायद पूरी तरह पढ़े एक मान लिया और फिर मौलिक अधिकार के नाम पर हमारा पिटीशन खारिज करते हुए सुझाव दिया कि हम इस बारे में प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर फोरम से बात करें और हमें बात करनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद हमने इस प्रकरण में पुनः गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन को पत्र भेजे, जिन पर आज तक कोई किसी प्रकार का हमारे पास उत्तर, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। संतोषजनक क्या, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। डोंगिया खेड़ा में खनन खत्म होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी का एक बयान अखबारों में था कि जब एएसआई अपना कार्य खत्म करके चली जाएगी तो हम स्वामी जी से कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से एक बार खनन यहाँ पर करें और हमको स्वर्ण की उपलब्धता दिखाएं। 21 तारीख जब एएसआई यहाँ से जा चुकी थी 19 तारीख को, तो 21 तारीख को जिलाधिकारी का हमारे पास मौखिक संदेशा गया कि आप स्वयं वहाँ पर अपनी उपस्थिति में खनन कराइए। सरकार के पास गया, हमने वहाँ जेसीबी भेजी और जब तक मैं वहाँ पहुँचा और शोभन सरकार वहाँ पहुँचने की स्थिति में थी, जेसीबी खनन स्थल से भी दूर थी, तब तक मालूम हुआ कि जिला प्रशासन ने न जाने किस बड़े दबाव में वो अनुमति वापस ली। जेसीबी वापस चली गई और वहाँ पर पुनः देव सेक्शन पुलिस तैनात कर। मेरा छोटा सवाल है कि जब शासन और प्रशासन संतुष्ट हो चुके थे एएसआई खुदाई के बाद कि वहाँ कुछ नहीं है, तो डेढ़ सेक्शन पीएससी लगाने की आवश्यकता रहेगी बाद में 1 महीने तक, 1.5 महीने क्यों लगाई गई? शोभन सरकार ने इसी दरमियान ये भी कहा था यदि विज्ञान इस सोने को निकाल ले तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, यदि मुझको वहाँ मौके पर ले जाएं और ये सोना न निकल पाए तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका था शोभन सरकार को टेस्ट करने का कि वहाँ पर उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले जाया जाता या खनन के समय उनको वहाँ बुलाया जाता। यदि निकलता तो सोना आरबीआई चला जाता, यदि न निकल पाता तो मैं शोभन सरकार साथ में जेल जाने को तैयार था, कोई भी मुकदमा केस दो तक का झेलने को तैयार था। ये सारे ऑफर्स हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दिए, ये सारे ऑफर्स हमने लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में भी दिए, ये सारे ऑफर्स हमने जिला प्रशासन को भी दिए, ये सारे ऑफर्स हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी दिए कि इसमें जांच में जो खर्चा होता हो वो हमसे ले लो, सुरक्षा में जो खर्चा होता है वो हमसे ले लो और 1 दिन के खनन में जो व्यय आता है वो हमसे ले लो, हमको मौके पर ले चलो। अगर निकाल कर दे सकें तो इस देश का भला होगा, न दे सके तो हमको जेल भेज देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा प्रिंट मीडिया इन तथ्यों को नकारते हुए, जीएसआई की रिपोर्ट को दबाते हुए खाली सपने के आधार पर खुदाई, सपने के आधार पर खुदाई का राग छेड़ते रहे। और अभी पिछले दिनों 31 जुलाई के तहलका के अंक में, तहलका हिंदी पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित होती है अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, उसकी वरिष्ठ संपादक पूजा सिंह जी की ओर से एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक ही अपने आप में आपत्तिजनक था, शोभन सरकार जिन्होंने देखा एक सपना और पूरे देश ने देखा कि 1000 टन सोने खुदाई शुरू हो गई। मैं खाली ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ कि पहले तो हमारी किसी एक प्रार्थना पत्र में, हमारे किसी इंटरव्यू में कोई सी सपने कोई जिक्र नहीं है, सिंपली वैज्ञानिक जांच कराने का अनुरोध था। और अगर हमने कोई सपना भी देख लिया था उसके आधार पर हमने गवर्नमेंट को सूचित कर दिया था, तो जब गवर्नमेंट ने जांच के लिए पहले जीएसआई से उसकी विधिक और भूगर्भीय जांच करा ली थी और जीएसआई की रिपोर्ट में कुछ आया था, तब फिर खुदाई का आधार तो जीएसआई की रिपोर्ट थी, हमारा सपना कहाँ रह गया?